ये आता ना पड़ेगा तो मेरे पास तो सेव है। मैं तो भूलूंगा। अच्छा सारे यहाँ पे तो सेव होते हैं भाई। तो ठीक होगा। सही है या ब्लर हो रहा है? देखते हैं अभी आ जाएगा। Today is 18th. इस चीज की एहतियात ज्यादा परसों से करना जब पेपर देने का टाइम होगा, सब भी ऐसे ही हो सकता है। चलो भाई, व्हाट वी डू इज काइनेमैटिक्स रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ, वैसे तो मैंने सोचा था कि 5 से पहले क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए। ट्रिग्नोमेट्री, चलो काइनेमैटिक्स करते हैं, उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्री भी आते हैं, काफी टाइम हम बैठे हुए तो हैं। Okay, basically when we say kinematics, देखो उधर कोई भी नहीं बैठा हुआ, कोई भी नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ पे आ गए तो फिर उसके बाद इतना वही इतनी मुसीबत ढा के यहाँ आ गए, नींद मारी और फिर हाँ तुमने भी जाके ऑनलाइन। Okay, starting with the first condition. 3 types of questions are involved. Number 1,
कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स तो बेसिकली इसका टॉपिक नहीं है, बिल्कुल यही बात मैं बोलने लगा था। बेसिकली इसका टॉपिक स्पेशली नहीं है, वो तो हर एक का टॉपिक है। और पेपर 1 मेनली, पेपर 1 में हमारे पास जो सिचुएशन होती है वो नॉर्मली कन्वर्जन ही होती है। सही। कन्वर्जन ऑफ यूनिट में रिलेटेड टू दिस टॉपिक, नंबर 1 डिस्टेंस। डिस्टेंस में क्या याद रखना है? स्मॉलर वैल्यू है तो इट मींस मीटर्स, बिगर वैल्यू है तो इट मींस किलोमीटर। कन्वर्जन में बेसिक कंडीशन याद रखने वाली क्या है कि अगर बिगर वैल्यू टू स्मॉलर वैल्यू कन्वर्ट करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मल्टीप्लाई किससे करना है वो डिपेंड करता है रिलेटेड टू द यूनिट। सेम वे वाइस वर्सा, अगर स्मॉलर टू बिगर कन्वर्ट करना हो इट मींस डिवाइड करना होता है। किससे डिवाइड करना है वो रिलेट करता है इसके यूनिट्स पे। 1 किलोमीटर इक्वल टू कितने मीटर? 1000। सेम वे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अगर इनमें से कोई भी कन्वर्जन होगी तो वो हमारे पास होनी चाहिए। लाइक अगर क्वेश्चन में ऐसे कह दिया जाए 1 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर, क्या होना चाहिए? 100,000 यानी 1 लाख। अगर होता 1 मीटर इज इक्वल टू डैश मिलीमीटर, फिर 1000। क्यों? मिलीमीटर, मीटर ये है, मिलीमीटर ये है, तो ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। अगर होता ऐसे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू डैश मीटर, अब क्या होगा? ठीक है, क्या आएगा आंसर? 1/100 या फिर 0.01। अब ये ऐसी कन्वर्जन हो सकती है जो पेपर 1 में हो सकती है 1 मार्क की सिचुएशन के लिए। फॉर द डिस्टेंस सेम वे, then the second one comes as time. Time to we know smaller unit is called seconds, bigger unit is called hours. hours एक सेकंड में कन्वर्ट, सेकंड से आवर में कन्वर्ट हो सकता है। तो 1 hour इक्वल टू 60 minutes, 1 minute is equal to 60 seconds. अगर क्वेश्चन में कहा जाए कन्वर्ट 30 seconds into dash r, क्या करना पड़ेगा? 30 divided by 60 multiply by 60, तो ये बन जाएगा कुछ कैंसिलेशन यहीं पे हो सकती है। So that means 1/120। ठीक है, ऐसी कैलकुलेशन हो सकती है। देन जब हम लोग काइनेमैटिक्स कर रहे हैं तो फिर एक और स्पेशल यूनिट काम आती है, दैट इज कॉल्ड स्पीड। नॉर्मल मेथड में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। मतलब यूनिट के लिहाज से अगर स्मॉलर यूनिट हो तो इट विल बी मीटर्स पर सेकेंड, और अगर बिगर यूनिट हो तो इट विल बी किलोमीटर पर आवर।
इसमें जो कन्वर्जन आती है याद रखने वाली, दैट इज 1 किलोमीटर पर आवर अगर मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाता है तो ये हो जाएगा इस 1 को मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, ठीक है। और अगर इसी तरीके से मीटर्स पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर, नीचे देखो इधर ये किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते तो 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे डिनोमिनेटर में आर है, आर को सेकंड में लाना है, तो आर को सेकंड में लाने के लिए जैसे ऊपर किया था 60 इंटू 60 कर रहे हैं, तो 60 इंटू 60 का मतलब वही है 3600। अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो यही वाला फ्रैक्शन ऑपोजिट हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, लाइक ये, ठीक है। ये तो कंडीशन है दैट वी नीड टू हैव द कन्वर्जन ऑफ द यूनिट्स। इसी स्पीड के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट वाली कैलकुलेशन है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आपको अगर सपोज के 3 स्पीड 2 स्पीड दे दें तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि दोनों का तीनों का एवरेज निकालना है डायरेक्टली ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यू से, नहीं, वो होगा ऐसे कि इसके लिए एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये वाली कंडीशन। स्पीड और एवरेज स्पीड साथ साथ हो सकते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। देन कम्स द नेक्स्ट वन जो स्पेशली क्वेश्चंस में आते हैं, दैट इज ग्राफिकल स्केचेस। अब ग्राफ स्केच में 2 तरह के ग्राफ हैं, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ जिसमें एक्स एक्सिस पर टाइम और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस होता है, पॉइंट्स प्रोवाइडेड होंगे। सपोज द फर्स्ट वन इज टेकन एज x1 y1 and the second one is taken as x2 y2, और इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए वी नीड टू हैव अ स्ट्रेट लाइन। दिस स्ट्रेट लाइन शोज as the time increases the distance is also increasing, so that means यहाँ पर हमारे पास स्पीड की कंडीशन आ रही होगी। मतलब ये हुआ कि अगर क्वेश्चन में हमें कहा जाता है फाइंड द स्पीड, फाइंड द स्पीड की सिचुएशन में क्या होता है कि कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ग्रेडियंट, दैट इज y2 minus y1 upon x2 minus x1, ठीक है। सपोज अगर इस पॉइंट को A और इस पॉइंट को B से रिप्रेजेंट किया है तो ये याद रखना है कि फ्रॉम A टू B स्पीड विल बी सेम और कांस्टेंट। मतलब अगर इन बिटवीन हमें किसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहते हैं किसी टाइम की लिमिट में, तो स्पीड यही वाली होगी जो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। इसमें ये सिचुएशन भी होती है देखने वाली कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है कहीं पे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और उसकी स्पीड 0। स्पीड को हम लोग वेलोसिटी भी कहते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी कहा जाए कि वेलोसिटी फाइंड करो। इस सिचुएशन का मतलब ये है एज द टाइम इज इंक्रीजिंग द डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग। डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, स्पीड डिक्रीज होना कोई जरूरी नहीं है।
डिस्टेंस डिक्रीज होने का मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये एक इंपॉर्टेंट बात है इसमें जो याद रखने वाली है। वो वाली कंडीशन थी ऑब्जेक्ट इज मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज मूविंग बैकवर्ड। इसके बाद ये कंडीशन याद रखनी है कि यहाँ सबके सब स्ट्रेट लाइंस हैं। स्ट्रेट लाइन का मतलब हुआ कांस्टेंट स्पीड हर जगह पे फॉलो हो रही है। यहाँ पे ये भी कांस्टेंट स्पीड है, यहाँ पे ये वाली कांस्टेंट स्पीड है, यहाँ पे ये वाली कांस्टेंट स्पीड है। अब कांस्टेंट स्पीड जब फॉलो हो रही होती है तो फिर हमारे पास एक्सेलरेशन की गुंजाइश नहीं रहती है, एक्सेलरेशन होती नहीं। ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि जाहिर है कि ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है तो ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है जिसमें ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट ना रहे, कांस्टेंट ना रहे और डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारे पास है। तो ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर कांस्टेंट ना रहे तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो स्पीड इंक्रीज हो रही होगी तो वो इस टाइप की सिचुएशन होती है, मतलब ऐसा ग्राफ होता है, इंक्रीजिंग स्पीड। क्या चीज? हाँ, एरिया अंडर द कर्व एक्चुअली नहीं होता, एरिया अंडर द शेप होता है। एरिया अंडर द कर्व जो है वो और बड़ी कैलकुलेशन वाली है। हाँ, इंक्रीज स्पीड को हम लोग एक नाम देते हैं विच इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसका मतलब इस टाइप का ग्राफ बना हुआ होगा। सेम वे जब इंक्रीज स्पीड हो सकता है तो ऑब्वियसली डिक्रीज स्पीड भी होता है। डिक्रीजिंग स्पीड अगर हो तो इस टाइप की शेप बनती है। अब डिक्रीजिंग स्पीड को हम लोग एक नाम देते हैं विच इज कॉल्ड डिसेलरेशन। डिसेलरेशन को एक और नाम से याद रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। अब ये सिचुएशन याद रखने वाली है। स्ट्रेट लाइन मींस कांस्टेंट वेलोसिटीज और इंक्रीजिंग स्पीड एक्सेलरेशन मींस दिस टाइप ऑफ ग्राफ और डिक्रीजिंग स्पीड डिसेलरेशन मींस दिस टाइप ऑफ ग्राफ। ठीक है, ये है कब, कौन सी वाली कंडीशन के लिए? जब ग्राफ का नाम हो डिस्टेंस टाइम ग्राफ। फिर दूसरा टाइप ऑफ ग्राफ है दैट इज कॉल्ड स्पीड टाइम ग्राफ। टाइम जहां कहीं भी इन्वॉल्व होगा, हर जगह टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पे ही रखना है। ठीक है, कितने दिन रह गए तुम लोग एग्जाम में? एग्जाम का मतलब सिर्फ ये वाला एग्जाम नहीं, मैं उस एग्जाम की बात कर रहा हूँ, बड़े वाले एग्जाम की। जी हाँ, अब आप 3 महीने रह गए, अब तो बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट कर दो सब। इसलिए मिड टर्म के लिए जो पढ़ना है सो पढ़ना है। अब उसके बाद फुल स्टार्ट हो जाओ। 8 दिन के बाद फिर और कम डे हो जाएगा, मतलब नियरली जनवरी खत्म हो चुका होगा। फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल में तो फिर यही समझ आता है ना, उस मार्च में तो मॉक हो जाएंगे एंड में या अप्रैल में। तो फिर दिमाग में रखो कि अब प्रॉब्लम वाली कंडीशंस आ चुकी है। लग रहा है बहुत दिनों के बाद चला है क्या? फैन चलाया कि तो इससे टेम्परेचर मेंटेन किया जाएगा ना, ठंडे जिसका टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है उसको कम कर दें। स्पीड टाइम ग्राफ में भी सेम सिचुएशन फॉलो होगा, टाइम ऑन द एक्स एक्सिस, स्पीड ऑन द वाई एक्सिस। इसमें भी कहीं 2 पॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। सेम कंडीशन
This one is x1 y1 and this one is x2 y2. Straight line will be there. This straight line shows as the time is increasing, the speed is also increasing. Increasing speed say this line, sloping line, shows that the object is getting accelerated. अब इसकी एक्सेलरेशन देख लो, स्पीड टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन स्ट्रेट लाइन से शो हो रही है, ये याद रखने वाली बातें, और स्लांटिंग लाइन से, जबकि डिस्टेंस टाइम में एक्सेलरेशन कर्व से शो हो रही थी। सेम कंडीशन अगर क्वेश्चन में इसमें यहां पे अगर कह दिया जाए फाइंड एक्सेलरेशन, तो स्पीड फाइंड करने के लिए डिस्टेंस टाइम में हम लोग यूज कर रहे थे ग्रेडियंट का फॉर्मूला, यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए वी विल यूज द ग्रेडियंट फॉर्मूला, दैट इज द सेम थिंग एज y2 minus y1 upon x2 minus x1. If the graph shows a straight horizontal line, this means टाइम तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही है। स्पीड इंक्रीज ना होने का मतलब हो गया स्पीड कांस्टेंट है। अब ये भी देख लो, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि यहाँ स्पीड कांस्टेंट को एक स्लांटिंग लाइन रिप्रेजेंट कर रही थी। फिर स्पीड कांस्टेंट का मतलब ये भी हो सकता है यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, वहां पे रेस्ट पे होता है तो स्पीड 0 होता है, यहाँ पे स्पीड 0 नहीं है, एक्सेलरेशन 0 है। अगर ये ग्राफ शो हो रहा है और इस ग्राफ का मतलब एक स्ट्रेट स्लैंटिंग लाइन गोइंग डाउनवर्ड हो रहा है, तो टाइम साथ साथ स्पीड डिक्रीज हो रही, और स्पीड डिक्रीज होने को हम लोग कहते हैं डिसेलरेशन और रिटार्डेशन। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे याद रखने वाली होती है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल मैं इस पॉइंट को कह दूं कि ये है 10,50 और लेट्स से ये है 15। अब अगर क्वेश्चन में कहते हैं ऐसे, ये भी ध्यान में रखने वाली बात है, एक इंपॉर्टेंट बात, फाइंड डिसेलरेशन फ्रॉम टाइम 10 टू टाइम 15। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? जो एक्सेलरेशन में कर रहे थे वही डिसेलरेशन में भी करेंगे, मतलब फॉर्मूला ग्रेडियंट का। अब हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट है 10,50 और दूसरा पॉइंट है 15,0। राइट, एक्स नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस पे आ गया है तो एक्स एक्सिस में y 0 होता है, इसलिए अगर इन बिटवीन कहीं रुका होता तो फिर डेफिनेटली x की कुछ वैल्यू या x1 कुछ ऐसा कुछ लिखते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं। अब यहाँ पे अगर हम लोग डिसेलरेशन निकालने जा रहे हैं तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इससे आपके पास कुछ ऐसा हो गया। अब आंसर देखो क्या होता है, दिस इज योर डिसेलरेशन आंसर। क्यों?
वैसे तो माइनस है, माइनस में है, लेकिन वर्ड डिसैलरेशन यूज हुआ था, इसलिए आंसर में माइनस साइन नहीं यूज करना है। और वेरी इंपॉर्टेंट बात, डिसैलरेशन कहा था फाइंड करने के लिए, अगर आप आंसर -10 लिख देते तो इसमें से 1 मार्क आपका कट जाता। ये भी याद रखने वाली बात है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है, अक्सर लोगों के मार्क्स इसमें चले जाते हैं। सपोज कि अगर यहीं पे इसी क्वेश्चन में फाइंड एक्सेलरेशन लिखा होता है, फ्रॉम टाइम 10 टू टाइम 15, मतलब यही क्वेश्चन है, वर्ड चेंज हो गया, वो था फाइंड डिसैलरेशन, यहां पे कह रहा है फाइंड एक्सेलरेशन। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, ग्राफ में डेफिनेटली ऊपर जाने वाला होगा, लेकिन ऐसा भी तो होता है कि अगर मैं कहूं कि लॉस $5,000 का हुआ है, तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं कि प्रॉफिट -$5,000 का हुआ। इसका मतलब ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। इसी तरीके से एक्सेलरेशन ऊपर शो होता है ग्राफ में, लेकिन अगर आपको कोई नीचे जाते हुए ग्राफ का एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए कह दें, तो आंसर ऐसा होगा जी, -10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये कंडीशन है, ये याद रखने वाली बात है जो काम आएगी। स्पीड टाइम ग्राफ में एक और कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है, जिसको कहते हैं फाइंड डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए डिपेंड करता है कि कौन सी शेप आपके पास है, और हमें उस शेप का एरिया फाइंड करना होगा, जो भी शेप हो। ट्राइंगल हो तो ट्राइंगल, रेक्टेंगल हो तो रेक्टेंगल, स्क्वायर हो तो स्क्वायर, ट्रेपीजियम हो तो ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम हो तो पैरेललोग्राम। अब इसके लिए हमें या तो फॉर्मूले याद हों, या फिर हम उनको ब्रेक कर लें और ब्रेक करके कुछ ऐसी सिचुएशन बना लें। क्या हमें हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, तीनों के एरिया को प्लस कर दें। इसके बाद जो लास्ट कंडीशन आती है काइनेमैटिक्स में, वो ये सिचुएशन होती है, विच इज कॉल्ड कन्वर्जन ऑफ ग्राफ। आजकल जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, कि चाहे पेपर 1 में हो या पेपर 2 में हो, हर क्वेश्चन में नियरली ये कन्वर्जन ऑफ ग्राफ का एक पार्ट जरूर इंक्लूड होता है कहीं ना कहीं। क्या याद रखने वाली बातें हैं इसमें? 3 तरह की सिचुएशन। एक कंडीशन कि अगर स्पीड टाइम ग्राफ आपके पास गिवन हो और उसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन शो कर रही हो, लाइक यहाँ पे 25 की स्पीड है और यहाँ 10 सेकेंड्स तक यही स्पीड रही है, इसको हम कहते हैं कि ये कांस्टेंट स्पीड है। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड स्पीड टाइम ग्राफ में तो ऐसे रिप्रेजेंट होती है, बट इसको कहा जाए अगर के कन्वर्ट कर दो इनटू डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो कांस्टेंट स्पीड को डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्लांटिंग लाइन से। इसमें क्या वैल्यू कहाँ लिखनी है, दैट इज एक्चुअली द थिंग। यहां पर टाइम तो वो होगा जो यहाँ पे है, जो 10 है, लेकिन स्पीड जो वहां पे 25 थी, यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू यूज होगी, तो वो स्पीड नहीं होगी। तो डिस्टेंस हमें वहां से पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर यहाँ पुट करना पड़ेगा। और क्या होगा कैलकुलेशन से? एक रेक्टेंगल शो हो रहा है, रेक्टेंगल का जो एरिया निकलेगा वही हमारे यहाँ पे
डिस्टेंस के लिए काम है। 25 multiply by 10 rectangle का एरिया that will be 250। ठीक है, ये सिचुएशन आपको सामने रखनी है, इसमें ध्यान रखना है। ये नंबर 2, 3 तरह के ग्राफ होते हैं, एक तो कांस्टेंट स्पीड वाली, सेकेंड वन इज दिस वन स्पीड टाइम ग्राफ। अगर एक स्लांटिंग लाइन हो, लाइक यहाँ पे 10 है एंड यहाँ पे आपके पास 25, तो ये हमें यहाँ शो कर रहा है कि ये एक्सेलरेशन है। स्पीड टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन स्लांटिंग लाइन से शो होती है, जबकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन कर्व से शो होता है। यही कर्व हम यहाँ पे यूज कर देंगे ऐसे करके। वही कंडीशन यहाँ पे आपके पास होगा 10 और यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो यहाँ पे इसका डिस्टेंस लिखना पड़ेगा। डिस्टेंस कैसे निकलेगा? ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है 10, हाइट है 25। इससे हमारे पास कुछ वैल्यू बन जाएगी और दैट वैल्यू इज 125। ये कैलकुलेशन दिमाग में रखनी है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ऊपर की तरफ जाने का मतलब स्पीड इंक्रीज हो रही है, सॉरी डिस्टेंस इंक्रीज होकर स्पीड को दिखा रहा है। तो स्पीड तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, इसलिए ऐसे रिप्रेजेंट होगा। हाँ बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और ये याद रखना है कि तुम लोगों का ये क्वेश्चन उसमें कैलकुलेटर नहीं होता, मतलब अलग अलग का मतलब पेपर 1 पेपर 2 बनना है। तो पेपर 1 पेपर 2 तो बनना चाहिए। तुम लोग ग्रेड 11 हो, सेम तो वैसे बैठ। तुम लोग ग्रेड 11 हो और ग्रेड 11 को डेफिनेटली वही प्रैक्टिस देनी है जो पेपर में अपियर होना है। और तुम लोग वैसे लोग हो जो अब तक सीआईई में बैठे ही नहीं हो जी। जो लोग पेपर देते हैं उनको प्रैक्टिस होती है वहां पे बैठ के सारी चीजें दिमाग में रख के काम करने की। तुम लोगों को तो प्रैक्टिस ही नहीं है इस चीज। तुम्हें तो अभी भी स्कूल में बैठे हुए पेपर देना है, तो कम से कम स्कूल में तो प्रैक्टिस मिले ना। एक ये फिर मॉक टोटल मार्क्स होंगे। पेपर 1 होगा 40 मार्क्स का और पेपर 2 होगा 50 मार्क्स का। बस काफी है। मिड टर्म है, मिड टर्म का मतलब आधा पेपर। पैटर्न सेम है तो आधा पेपर होगा ना, मिड है। तो जब वहां पे 2 आवर्स का पेपर होता है, ये आधा हो गया तो 1 आवर का पेपर 1 कम है। अच्छा, तो फिर वही वाली बात है कि तुम लोग की प्रैक्टिस तो वो वाली करवानी है ना जिसमें टफ किया जाए, तो उसके बाद वहां जाके आराम से कर सकोगे। और पेपर 2 होगा जो वहां पे 2.5 आवर्स होता है, तो यहाँ पे होगा 1 आवर एंड 15 मिनट्स। मतलब मिला जुला के दोनों पेपर 2 आवर्स और 15 मिनट। मुनासिब पहले सुबह सुबह है, पहले कहा गया। जी जी, क्या होता है वो नहीं दे रहे हैं। सब कर लो, सब कुछ नहीं कर लो। मुनासिब हो जाएगा, फिक्र नहीं करो, आप आ जाए। अच्छा, उसके बाद दूसरी कंडीशन, बल्कि तीसरी ग्राफिकल सॉल्यूशन के लिए ये सिचुएशन जिसको कहते हैं डिसेलरेशन वाली सिचुएशन है। पेपर है कब तुम लोग मैथ्स का? मंडे, बहुत टाइम, 1 वीक है, आराम से प्रैक्टिस हो जाएगी।
तो मैं तो यहीं पे हूँ, तो जब भी बोलो मैं क्लास में। तो उस तरह के क्वेश्चन तो मैं आज तो पास पेपर ही करने के चक्कर में था, तुमने कहा कि नहीं रिवीजन कर। तो पास पेपर तुम लोगों के पास हैं, सबके पास है, बस करो। तुम्हारी क्लास में तो सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है कि तुम्हारी क्लास पास पेपर सारी भी कर ले, जब भी पास नहीं होती है। अब तक का पुराना रिकॉर्ड उठा के देख लो, कम से कम पास तो हो, मिड टर्म में पास तो हो। मिड टर्म मतलब जनवरी में अगर पास हो गए तो कहीं जाके मार्च अप्रैल मॉक में कुछ अच्छा ग्रेड बनेगा, और फिर जाके सीआईई में बहुत अच्छा ग्रेड बनेगा ना। हाँ, मिड टर्म में अगर ए मार दिया तो वहां पे ए स्टार डिस्टिंक्शन की चांस बन जाएगा। अच्छा जी, डिसेलेरेशन को हम लोग ऐसे तो यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ में स्लैंटिंग लाइन से, लेकिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये कर्व से रिप्रेजेंट होता है। और सेम वे अगर यहाँ पे 10 और यहाँ पे 25 है तो यहाँ पे टाइम 10 ही होगा, और यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से एरिया। तो ये सिचुएशन दिमाग में रखनी है पूरी। चलो अच्छा है, यहाँ पे भी रिवीजन हो गई एक, तो उसका मतलब इसकी रिकॉर्डिंग भी आज चली जाएगी। काइनेमैटिक्स बस इतना ही है, इतना ही में आपको कम से कम छोटा क्वेश्चन जो आएगा वो 3 मार्क्स का नहीं बल्कि 2 मार्क्स का भी आता है, और बड़ा क्वेश्चन जो होगा वो 10 मार्क्स का भी होगा। मैंने दिया है 7 मार्क्स का। मैंने नहीं, इसका एक ही क्वेश्चन है जो 7 मार्क्स का ही है। अब ये नहीं बताऊंगा कि ये पेपर 1 में या पेपर 2 में, लेकिन एक क्वेश्चन है। 7 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर 1 में आ सकता है। पेपर 1 में जो सबसे छोटा क्वेश्चन होता है पेपर 1 में वो 1 मार्क का होता है, और सबसे बड़ा क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है। इसलिए आप इसके लिए तैयार रहें कि इट कैन बी देयर इन पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2। जबकि पेपर 2 में सबसे छोटा क्वेश्चन जो आता है वो 2 मार्क्स का होता है, मतलब कोई एक पार्ट, और जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा वो 12 मार्क्स का होगा। सभी इंपॉर्टेंट है। तुम ये सोचो कि टॉपिक्स हमारे पास कम थे, पूरा पेपर नहीं बनता है, इसलिए कितने मुश्किल से डाला होगा, और क्या मुश्किल की होगी हमने। अब हमारे पास 4-5 टॉपिक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन बचा है, एक लोसाइन कंस्ट्रक्शन बचा है, और कौन सा एंगल वाला शेप पॉलीगॉन हम लोग कर चुके हैं, उसकी रिवीजन करनी है। मतलब मैं जो अनटच टॉपिक है बिल्कुल, जो अभी तक नहीं किया, वो 2 हैं, एक लोसाइन कंस्ट्रक्शन और एक ट्रांसफॉर्मेशन बस। और एक मेंसुरेशन जो है वो तुम लोगों ने किया है बट ब्रोकन वे में, वो करना है। मैट्रिक्स उसके ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। किसमें वो एक आया था वो भी चला गया। अब 2 लोग बैठे हुए इस रूम में, एक मैं हूँ और एक वो नहीं वो सोने वाले नहीं, यहाँ वाले। एक तो ये भी होते ना, हमारी हेड होंगी या मिस्टर लीप होंगी, इनमें से कोई एक होगा। संडे को, सैटरडे को मैं क्लास नहीं ले सकता, क्योंकि सैटरडे को जाफर का पेपर है, तो डेफिनेटली मुझे वहां पे होना है।
पेपर में इन्विजिलेशन में कर रहा हूँ ये पेपर में कोई भी हो सकता है जो जिस टाइम में जब पेपर हो रहा होगा उसके मुताबिक मेरी टाइमिंग, अगर मेरी टाइमिंग होगी तो उसमें होगा मैं। अगर तुम लोगों को मंडे है ना तो मंडे तो मेरा डे होता है, मंडे तो ये बैठा हूँ मैं। रिवीजन शीट का मतलब है वर्कशीट टॉपिक। अच्छा मैं ठीक है, आज और कल में डाल दूंगा, उसमें एलएमएस पे डाल दूंगा, एलएमएस पे डाल दूंगा ना भाई, एलएमएस पे डाल दूंगा और ग्रुप पे डाल दूंगा। वो मिक्सचर वर्कशीट होगी, ये नहीं होगा कि ये अलग इसका टॉपिक ये टॉपिक अलग, पूरा एक मिक्सचर है। हाँ हाँ जो मिड टर्म वाले बस। हाँ इस तरीके से एक जगह बैठोगे तो अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। तो स्क्रीनशॉट क्या है, ये तो एलएमएस की रिकॉर्डिंग में चला जाएगा, आज डाल दूंगा मैं। ट्रिग्नोमेट्री का सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। अटेंडेंस सही, ओके ओके मैं कर दूँ। हाँ करो जरा, ये नाम है ये एटीएम। और तुम जैकेट के बगैर कैसे आते?
पार्टनरशिप भी होगी मेरा चलो जी, सबसे पहली बात है कि ये पेपर 1 का क्वेश्चन है। अब राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, एंगल सी 90 डिग्री। अब सबसे पहले कहा जा रहा है फाइंड करो सी बी। 4 कैसे भाई? बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर जी 64 नहीं, फिर स्क्वायर रूट भी तो लेंगे। बिल्कुल। इसके बाद साइन डीएबी। अब देखो मैंने ये वाला डायग्राम इसलिए बनाया है कि ये नियरली एवरी ईयर पेपर 1 में मौजूद होता है, और ये बाहर वाला एंगल है जी। मेन थिंग ये एक एंगल निकालें कैसे जब आपके पास कैलकुलेटर ही नहीं है। जब भी तो मैंने कहा पेपर 1 का मतलब मेन थिंग ये वाली सोचने वाली बात। इसके लिए देखो क्या याद रखना है, ये वाली और ये वाला होता है ऑब्ट्यूस एंगल रूल, जो याद रखना पड़ेगा। याद तो हाँ वाकई बात सही है कि सभी याद करना पड़ेगा जी भाई। साइन ऑब्ट्यूस is equal to sine acute, cos obtuse is equal to minus cos acute, और tan obtuse is equal to minus tan acute। अब बोलोगे यहां पे क्या सिचुएशन लगनी चाहिए? DAC सबसे पहली कंडीशन जो याद रखनी है DAB है, तो DAB देखेंगे सबसे पहले कि ये कहां है। अगर ये उस तरफ है जो ऑब्ट्यूस एंगल वाला है, तो इसका मतलब ऑब्ट्यूस एंगल का रूल दिमाग में होना चाहिए। साइन ऑब्ट्यूस का मतलब है साइन DAB इज इक्वल टू उसका अक्यूट जो है वो ये है, दैट इज साइन BAC। और साइन के लिए हमारे पास क्या मेथड होता है राइट एंगल ट्रायंगल में? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहां के मुताबिक होगा CB मतलब 8 और हाइपोटेन्यूज है 10। थर्ड वाला बताओ जी। हाँ बस मतलब पहला ही क्वेश्चन ऐसा मैंने यहां पे दे दिया है। देखो ट्रायंगल है ABC जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। एंगल A अगर हम लेते हैं तो उसके मुताबिक ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। कैसे पहचान होती है कि परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है? हाइपोटेन्यूज तो हमेशा स्लैंटिंग हुआ। ओहो इंपॉर्टेंट बात, खामोश हो जाओ भाई, ध्यान दो, इधर इंपॉर्टेंट बात हो रही है, सुनाओ। अच्छा, तो आप जिस वक्त एक प्राइवेट रूम में नहीं है, एक पब्लिक रूम में है, जिसको हम क्लासरूम कहते हैं, तो क्लासरूम का इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मुझे भूल गई हो। तुमने तो आधा ही कहा था कि आपको मैंने मिस किया, तो मुझे तो भूल, तुम्हारा क्या ख्याल है कि मेरी फितरत विंटर वेकेशन में चेंज तो नहीं होगी ना? तो ध्यान यहाँ दो ना कम से कम। अरे तो तुम लोग अभी इतने 20 कितने हम लोग विंटर वेकेशन 1 महीने की हुई है तकरीबन, उसके बाद भी प्राइवेट बातें अभी तक खत्म नहीं हुई। अच्छा वाह वाह।
बेमुरवत लोगो तुम लोग, इसका मतलब है। अच्छा अब इधर बताओ, सबसे पहली कंडीशन ये होगी। अब इसमें ये कंडीशन दिमाग में रखने वाली है कि ये एंगल जो यहां कहा जा रहा है वो कौन सा वाला एंगल है। कौन सा वाला एंगल का मतलब हो गया, ट्राइंगल के बाहर है या ट्राइंगल के अंदर मौजूद है। अगर ट्राइंगल के अंदर है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका मतलब एक्यूट एंगल होगा। और अगर ट्राइंगल के बाहर है तो इसका मतलब ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ऑब्ट्यूज एंगल होगा, बाहर वाला चाहिए, तो बाहर वाला इसका मतलब ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल अगर आ जाए कहीं पे तो ये वाला मेथड हमारे दिमाग में हर हालत में होना चाहिए, और ये याद करना पड़ेगा। नहीं याद है तो याद कर लो, याद हो जाएगा। हाँ, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई हमारी इसकी। अच्छा अब इसको अप्लाई कैसे करना है और कहाँ करना है। सिंस साइन है तो साइन ऑब्ट्यूज इक्वल टू साइन एक्यूट। फिर इसके बाद क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल है तो ये रिलेट करेगा एक्यूट एंगल से, और ऑब्ट्यूज का एक्यूट जो है वो एंगल ए है। तो इसका मतलब हमें एक्चुअली साइन ए निकालना है। साइन ए का मतलब हुआ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है 8 और हाइपोटेन्यूज है 10। सिंप्लीफाई जहां तक हो सकता है कर दो, ये हमारी कंडीशन बन जाएगी। सेकंड, ये थर्ड वाला इसका बताओ जरा, cos BAC। क्योंकि एंगल BAC जो है ये बाहर वाला एंगल है ही नहीं, एक्यूट है, तो डायरेक्ट सिंपल परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज या एडजेसेंट का फॉर्मूला लगेगा बस। क्या होगा यहाँ पे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है 6, हाइपोटेन्यूज है 10, दैट इज 3/5। हाँ, सबसे पहले हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज के साथ जहां कहीं एंगल है तो इस रेशियो को या इस वैल्यू को याद रखो। ये हाइपोटेन्यूज, एंगल और बेस, ये तीनों साथ होते हैं। जहां एंगल है उसी के साथ वाला बेस होता है, बाकी जो तीसरा बन गया वो ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर हो जाएगा हर बार। हर बार राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, लेकिन ये भी याद रखो, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा तो नहीं होगा। फिर उसके लिए तो साइन कॉस tan लगता ही नहीं है, वो तो साइन रूल और कोसाइन रूल लगता है। फोर्थ बताओ क्या होगा और कैसे होगा। जी हाँ, cos BAD का मतलब फिर वही बाहर वाला, और cos ऑब्ट्यूज यहां पे हमारे पास है इक्वल टू माइनस cos अंदर वाला का मतलब cos A एक्चुअली। ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होना है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का मतलब माइनस 3/5। सिर्फ ये फर्क पड़ रहा है, देखो यहाँ पे सिंपल 3/5 था, यहाँ -3/5। सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन क्रिएट होती है वो ये कि एंगल जैसे ही आता है तो सबके दिमाग में आता है एंगल का मतलब तो cos इनवर्स, साइन इनवर्स, tan इनवर्स होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पे, पेपर 1 है। tan BAD वही ऑब्ट्यूज वाला ही मेथड लगेगा। ठीक है, और tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एट अपॉन 6 होगा 4/3। क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल था ये। ऑब्ट्यूज एंगल का रूल हमेशा एक्यूट का माइनस होता है।
मैन्युफैक्चरिंग ऑफर भी करा है छोटा सा आएगा बड़ा वाला क्वेश्चन नहीं आएगा छोटा आएगा बड़ा नहीं आएगा जो 20 मार्क्स का है आज भी नहीं मैं नीचे मैन्युफैक्चरिंग नहीं लिखा क्या फाइनल अकाउंट से फाइनल अकाउंट से कराया था पेपर नहीं है ना उसमें थोड़ा सा पार्टनरशिप लिखा है काफी लिखा हुआ होता है पेपर 1 में क्या होता है, पेपर 2 में होता है लेंथी क्वेश्चन पेपर 1 में आते ही लेकिन पेपर में नहीं आएगी पेपर में मैन्युफैक्चरिंग छोटा आएगा क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ा पार्टनरशिप में टेस्ट करेंगे पेपर में भी जो बात कर रहे हैं उसमें भी एक ही है प्राइवेट में कंप्लीट करवाया प्राइवेट कंपनी करा दी चलो ये है एक क्वेश्चन क्वेश्चन दिख नहीं रहा। अच्छा ये लो अभी दिख जाएगा। अब दिख रहा है अच्छा ये है पेपर 1 का क्वेश्चन और इसके लिए हमें साथ साथ एक टेबल भी दिया है। कुछ ऐसे नहीं पेपर 1 ये देखो टेबल दिया हुआ है sin 24 cos 24 और tan 24। अब क्वेश्चन में कह रहा है द एंगल of elevation of the top of a tree from a point A on the ground is 24 degrees. If the point A is 50 meters away from the tree, find the height of the tree. सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। देखो अगर हम एक ट्राइंगल बना दें ऐसे, सपोज यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है ये है ट्री और ये है उसका टॉप ऑफ द ट्री, ये है उसकी बेस और पॉइंट ए कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है जमीन पे। ए को कहा जा रहा है ट्री से 50 मीटर्स अवे है। ए पे खड़े होके अगर टॉप ऑफ द ट्री यानी टी पॉइंट को देखें तो ये जो एंगल बना होगा ऐसे, इसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं।
और अगर ट्री के टॉप पे खड़े होके जमीन पे ऐसे ए को देखा जा रहा है तो ये वाला एंगल जो बन रहा होगा इसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, और नीचे से देखा जाएगा तो एलिवेशन है, दोनों एंगल सेम है। अब यहाँ पे जो कंडीशन है ये याद रखने वाली बात है, ये जो ट्री है ये परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड होगा, और अभी हमें ये वाला एंगल दे दिया है विच इज एंगल 24 डिग्री। अब आपको क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करनी है। ये पहले तो ये सोचो कि साइन कॉस टैन दोनों में, तीनों में से कौन सा लगेगा। साइन लिखेंगे कैसे, टैन। ये क्या बात हो गई, एक साइन बोल रहा है दूसरा टैन बोल रहा है, क्या लिखूं। साइन 24 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन, तो ये अगर x है तो हाइपोटेन्यूज क्या है भाई बताओ कैसे। जी इसलिए तो मैंने पहले फैसला करवाया कि साइन या टैन, तो सबके सब ने बोला कि तंजील ने बोला पहले तो साइन है तो साइन ही होगा, जबकि सही बोल रहा था वो टैन था, लेकिन उसने भी अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया तुम्हारी वजह से। अब सोच लो कि एग्जाम में भी ऐसे ही होता है, 2-3 लोग ही ऐसे हैं जो कंफर्म काम कर रहे हो तो उन पे ट्रस्ट कर सकते हो कि हाँ ये जो कर रहा होगा है तो वो ठीक है, बाकी किसी पे ट्रस्ट मत करना। जी जी उनसे पूछ वैसे तुम्हारी तो स्पेशल क्लास है, सबके सब एक जैसे हो तुम लोग, मजे की बात तो ये है। ओके अब tan 24 है, tan 24 का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब है x अपॉन 25, सही है, सॉरी x अपॉन 50 होगा ना, 50 दिया हुआ। तो अब हमें tan 24 का पता है 1.3, ये यहाँ पे यूज कर लेंगे, और x अपॉन 50 है 1.3, बस इसके बाद अब तो सिंपल कैलकुलेशन है, मल्टीप्लिकेशन होगी जी। 1024 ब्रैकेट में जब यहाँ पे ये टेबल में दिया है तो फिर क्यों निकाला, पेपर 1 होगा तो ये टेबल जरूर दिया होगा, क्योंकि आप बगैर इसके कैलकुलेटर के आप ये कर ही नहीं सकते थे, ये आपको खुद देंगे पेपर में क्वेश्चन में, ये भी याद रखने वाली बात है। अगर पेपर 2 होगा तब तो कैलकुलेटर होगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पेपर 1 में आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, अगर आपको एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना होगा तो पेपर 2 में होगा, सेम ऐसे सेम होता है, ऊपर से डिप्रेशन होता है नीचे से एलिवेशन होता है। अगर इसमें कहा होता है क्वेश्चन ऐसे, जी हाँ, सपोज अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता और बजाय एंगल ऑफ एलिवेशन के इसको चेंज कर देते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना देते हैं, और ये हो जाएगा अब ऐसे, एंगल ऑफ डिप्रेशन
वो कौन से आएगा ये तो और नहीं पता तो ठीक है ऑलमोस्ट मार्क है और अभी चलो ये बताओ, अब ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट ए फ्रॉम द टॉप ऑफ ट्री ऑन द ग्राउंड इज 40 डिग्री। अब यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन खुद दे दिया है और ये है पेपर 2 का क्वेश्चन। अब जब एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है तो एक्चुअली क्या है, वो ऐसे है, ये है आपका ट्री का टॉप और ये है पॉइंट ए। अब जब एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ तो एक्चुअली हमें ये वाला एंगल दे दिया है 40 मीटर 40 डिग्री और ये 70 मीटर हमें यहाँ दिया है। अब बताओ कि ये x जो कि टॉप ऑफ द ट्री है, इसको फाइंड करने के लिए क्या करना है। अब सबसे पहले ये जो एंगल 40 डिग्री है इसको एडजस्ट करना है इनसाइड द ट्रायंगल। लगेगा तो tan ही, तो ये 40 अब होगा यहां पर और tan का फॉर्मूला होगा tan 40 इज इक्वल टू x अपॉन 70। क्योंकि पेपर 2 है तो फिर कैलकुलेटर अलाउ होगा, तो कैलकुलेटर अलाउ होगा तो उसका मतलब है आंसर निकल जाएगा हमारे पास। पेपर 2 लिखा हुआ 40 कैसे आया, क्वेश्चन में दिया हुआ भाई, ये रहा, ये वाला 40 है ना यहाँ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब ये देखो ये 40 है, 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। तो अभी मैंने एक और बात भी बताई, हाइपोटेन्यूज, थीटा और बेस ये सीक्वेंस में होते हैं। अगर ये 40 डिग्री थीटा है और ये हाइपोटेन्यूज है तो उसके साथ बेस होता है, तो 70 बेस होगी। बस ये इस वाले सीक्वेंस को याद रखो, 40 थीटा एंगल। दोनों एंगल सेम होते हैं, ये वाला
सारे वहां पे लेके जाके वहीं उठा लो और मुझे ये शीट हां और एट ऑफ थी ये सारे मेरे पास एक पूरी बुकलेट है एक बहुत है वो फिर हम मेंटेन खत्म हो जाने उसके बाद ये अभी लीड टॉपिक के लिए मैं सही बोल रहा हूं शीट है आपने कोई बोलेगी शीट अब सब तो हां और ना ये ना नहीं हो जाएगा